हेलो दोस्तों, थोड़ा पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो की मुलाकात यहाँ गॉड ऑफ इमोशन से हो जाती है। जैसे यूहो को अपनी ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक दिखाई और साथ ही साथ उसने यूहो को ऑफर किया कि क्या तुम मेरी गॉडहुड की पोजीशन को इनहेरिट करना चाहोगे। जिस पर यूहो सवाल करते पूछता है कि अगर मैं डिवाइन रेल में आ गया तो क्या मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ ला सकता हूँ। जिस पर गॉड ऑफ इमोशन ने हाँ में जवाब दिया, जिस पर यूहो ने भी गॉड ऑफ इमोशन का सक्सेसर बनने के लिए हाँ कर दी। साथ ही साथ वो ट्रायल्स के लिए खुद को तैयार कर लेता है। जिस पर बदले में गॉड ऑफ इमोशन ने एक तो यूहो की बॉडी के अंदर डिवाइन पावर को इंजेक्ट किया। साथ ही वो जाने से पहले यूहो को 2 तोहफे देता है, जिसमें से एक तोहफा जब यूहो वापस घर आया तो उसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसके सामने एक ऐसा मटेरियल था जिसे नॉर्मल कार्विंग ब्लेड्स तो नहीं काट सकते। तब गॉड ऑफ इमोशन ने यूहो से कहा कि उस पहले तोहफे का इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें दिया है, उसे गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड कहते हैं। जबकि साथ ही साथ एक बार फिर से गॉड ऑफ इमोशन ने यूहो को यहाँ पर अपनी ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक भी सिखाना शुरू कर दी थी। जैसे हूबहू गॉड ऑफ इमोशन के पीछे दोहराते हुए हम देखते हैं कि यूहो ने भी उस टेक्निक को सीख लिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हम मास्टर जीवन से शुरू होती है, जो कि हम देखते हैं कि हॉल में घूम रहे थे। अचानक से उनकी नजर केटो के रूम की तरफ पड़ गई और वो उसी तरफ चले गए। जहाँ हम देखते हैं कि केटो भी उसी लेवल 9 के सोल गाइडेंस फर्नेस पर काम कर रहा था और वो अपने मन में कहते हैं कि टांगसेट में यूहो के बाद सिर्फ केटो ही है जिसे सोल गाइडेंस में काफी ज्यादा महारत हासिल है और उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा महान होगा। यूहो जो कि उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि यूहो कभी भी सोल गाइडेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। उससे केटो की तरह ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। यूहो नेचुरली टैलेंटेड है, जबकि दूसरी तरफ केटो हमेशा सोल गाइडेंस पर मेहनत करता रहता है। और साथ ही इसकी वजह भी मास्टर जीवन अच्छे से पहचानते थे क्योंकि वो जानते थे कि यूहो के कंधों पर बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ मेरी और टांगसेट की उम्मीदें उससे नहीं जुड़ी, बल्कि मेरे और टांगसेट के अलावा भी और भी कई सारे पावरफुल फिगर्स की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई है। पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट सिर्फ यूहो की तरफ देख रहा है। एक छोटे से बच्चे के कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाने की वजह से वो भला कैसे ही सोल गाइडेंस पर अपना ध्यान दे, लेकिन हाँ मैं उसके पोटेंशियल को ज़ाया होता हुआ भी नहीं देख पा रहा। यूहो मेरे एक ऐसा टैलेंटेड डिसाइपल है जिसके अंदर लेवल 10 के सोल इंजीनियर बनने की काबिलियत है, लेकिन उसका ये टैलेंट हमेशा जिम्मेदारियों के नीचे दबकर रह जाएगा, क्योंकि मास्टर जीवन नहीं चाहते। यही तो वजह है कि आजकल मास्टर जीवन यूहो पर थोड़ी ज्यादा सख्ती दिखा रहे हैं। उन्होंने अकेले यूहो को एक लेवल 9 के सोल गाइडेंस फर्नेस बनाने के लिए छोड़ दिया था। वो जानते थे कि ये एक बहुत बड़ा काम होगा, पर ये मिशन जरूरी है ताकि यूहो के टैलेंट को टेस्ट किया जा सके। और हाँ, मास्टर जीवन खुद से ये भी कह रहे थे कि मुझे इतनी भी ज्यादा यूहो से उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। वो क्या अकेले इस लेवल 9 के सोल गाइडेंस फर्नेस को बना भी पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से यूहो पर आ जाता है, जो कि अपने सामने मौजूद उसी रेड रेयर मेटल को देख रहा था जिसकी आउटर शेल बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मगर अब चूंकि यूहो को गॉड ऑफ इमोशन की तरफ से गॉड कार्विंग डिवाइन रेयर और साथ ही साथ ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक मिल चुकी थी, तो यूहो इन दोनों के इस्तेमाल करने का फैसला करता है। साथ ही साथ उसे गॉड ऑफ इमोशन की बातें भी याद आ रही थी जिसने यूहो से कहा था कि ये ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक ये जिस दुनिया से मैं बिलोंग करता हूँ उस दुनिया की टॉप टायर कार्विंग सोल टेक्निक है। इस टेक्निक को गॉड बनने के बाद मैंने अपने खाली समय में डिवाइन रेल्म के अंदर रहते हुए और भी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करके इसकी छोटी कमियों को भी पूरा कर दिया था। मैंने इस टेक्निक को बहुत ही सारे लंबे अरसे तक ट्रेन किया है। वैसे भी वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि अगर किसी बंदे को 100 टेक्निक्स आती हो और किसी एक बंदे को सिर्फ एक टेक्निक आती हो, लेकिन वो उस टेक्निक को 100 साल तक लगातार परफॉर्म करता जा रहा है, तो वो एक टेक्निक उन 100 टेक्निक से ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए यूहो तुम समझ सकते हो कि ये ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कितना बड़ा तोहफा है। तुम इस टेक्निक की परफॉर्मेंस को धीरे धीरे करके आगे खुद ब खुद समझ जाओगे। अब तुम इस गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करो। यकीनन गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड और ये टेक्निक तुम्हें निराश नहीं करेगी। जो सुनकर यूहो यहाँ गोस्ट कार्विंग ब्लेड को एक्टिवेट कर लेता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि यूहो के पीछे एक डिवाइन फिगर समन हो चुका था जो कि किसी गोस्ट की तरह दिखाई दे रहा है। उसके 6 हाथ थे, जहाँ साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूहो ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक को भी परफॉर्म कर रहा था और वो फिगर जैसे जैसे यूहो का ब्लेड फ्लो कर रहा है वैसे वैसे वो फिगर पंच करता जा रहा है, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर स्टोन पर लगातार बहुत सारे स्लैश अटैक्स लग रहे थे, जिसमें हर एक स्लैश अटैक की बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और शार्प है। हम देखते हैं कि वो रेड कलर का स्टोन जिसका आउटर शेल बहुत ही ज्यादा हार्ड था और उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसे कार्व करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन यूहो की उस डिमोनिक फिगर के पंचेस के कारण और यूहो के स्लैश अटैक के कारण हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो रेयर मेटल अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगा। वो बिल्कुल वैसे ही टुकड़ों में कट जाता है जैसा यूहो चाहता था और वो उन टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ फर्नेस का आउटर शेल क्रिएट करता है। साथ ही साथ यूहो उस रेड कलर के रेयर मेटल के इंटरनल पार्ट को यहाँ कोर अरे के लिए भी इस्तेमाल कर रहा था। ये सारा प्रोसेस इसी तरह चलता जा रहा है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जीवन यूहो की तरफ जा रहा था। वो साथ ही साथ कह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि यूहो ने अपने फर्नेस में कितनी प्रोग्रेस हासिल कर ली है, क्योंकि उसने पूरी रात काम किया है। एटलीस्ट उसने रेड रेयर मेटल को थोड़ा बहुत कमजोर तो कर दिया होगा। यहाँ ये सब सोचते हुए जैसे ही वो यहाँ लेबोरेटरी के अंदर इंटर करता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं था और जब धुआं हटा तो वो सामने की तरफ यहाँ उस लेवल 9 के फर्नेस का आउटर शेल देखता है, जो देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या यूहो एक इंसान भी है या एक मॉन्स्टर? क्योंकि
एक ही रात में आखिर ये काम कोई कैसे कर सकता है। यूहो ने इस लेवल 9 के सोल गाइडेंस फर्नेस के आउटर शेल को कंप्लीट कर दिया। ये एबिलिटीज तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि यूहो के पास होगी, क्योंकि सन मून एम्पायर में भी ऐसे कुछ ही गिने चुने सोल इंजीनियर है जो कि रेड डेविल फाइन गोल्ड रेयर मेटल को इस तरह से काट सके, लेकिन वो भी ये काम सिर्फ एक ही रात में पूरा नहीं कर सकते। उन्हें भी ये काम करने में कई महीने या फिर हफ्ते लग जाते हैं। और यूहो ने सिर्फ उस रेड फाइन गोल्ड रेयर मेटल को काटा ही नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करते हुए अपने सोल गाइडेंस फर्नेस का आउटर शेल भी कंप्लीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने 2 कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल्स को भी कंप्लीट कर दिया है। ये सब करने की एबिलिटी है कि एक सोल डोलू लेवल के कल्टीवेटर के पास तो नहीं हो सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूहो ऑलरेडी टाइटल डोलू लेवल पर पहुंच चुका है। ब्रदर कीटो भी यहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि यूहो का ये कारनामा देखकर खुश होते हुए कहता है कि मेरा भाई तो वाकई में एक जीनियस है। यूहो जो कि दूसरी तरफ काम करते करते सो गया था, वो इनकी आवाजों की वजह से जाग जाता है, जहाँ वो अपने सामने मास्टर जीवन को देखते हुए फौरन सवाल करते पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर कब आए। चले अच्छा है, चूंकि आप यहाँ पर आ चुके हैं तो क्या आपने मेरे रिसर्च को पूरी तरीके से इंस्पेक्ट कर लिया? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की? मास्टर जीवन तो दूसरी तरफ एक्साइटेड होकर यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि यूहो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये कैसे किया? नहीं बल्कि मैं जानना नहीं देखना चाहूंगा। तुम जो तीसरे कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल को बनाने वाले हो ये मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। ये बोलते हुए मास्टर जीवन और ब्रदर केटाओ दोनों यूहो के पास आकर खड़े हो गए, जहाँ मास्टर जीवन यूहो से कहता है कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तीसरा कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल इसे काट करना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसलिए तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि तुम सोच समझ कर अपने ब्लेड का इस्तेमाल करो। मैं तुम पर जल्दबाजी नहीं करूंगा, तुम जैसे ही तैयार हो जाओ तुम शुरू कर सकते हो। ये सुनकर यूहो हमें सर हिलाता है और एक बार फिर से यूहो ने अपनी ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर अपनी गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड को समन करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए मास्टर जीवन भी अपने मन में कह रहे थे कि अगर यूहो ने ये कोर फॉर्मेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यूहो एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस इंजीनियर बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं रहेगा। साथ ही यूहो के हाथ में गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड को देखकर तो मास्टर जीवन हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इस कार्विंग ब्लेड को कभी नहीं देखा था। और यूहो जिस तरह इस ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है वो टेक्निक भी वाकई में लाजवाब थी। मास्टर जीवन अपने मन में कह रहे थे कि ये मूवमेंट बहुत ही जरा तेज है, इवन कि मैं ब्लेड की ट्रायजेक्टरी को सही से देख नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी हर एक कट बहुत ही जरा प्रिसाइज और डीप है। देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये गॉडली स्किल हो। इस तरह की कार्विंग नाइफ की अगर क्वालिटी देखी जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये इस पूरी दुनिया में नंबर 1 कार्विंग ब्लेड बन जाएगा। नहीं, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। मास्टर जीवन अपने मन में कह रहे थे कि ये कार्विंग ब्लेड सिर्फ कार्विंग के लिए तो डिजाइन नहीं किया गया, और ये बात सही भी थी, क्योंकि नॉर्मल कार्विंग ब्लेड्स का इस्तेमाल सिर्फ कार्विंग के लिए किया जाता है, लेकिन ये ब्लेड लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मास्टर जीवन यहाँ ये सब सोच रहे थे, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर उस तीसरे कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। ये देखकर मास्टर जीवन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो फौरन से यूहो के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि यूहो आखिर तुम्हें ये चमत्कारी नाइफ मिला कहाँ से? तो सुनकर यूहो यहाँ पर अपनी गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड को बाहर की तरफ समन कर लेता है और वो इसे मास्टर जीवन को दिखाने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जीवन जैसे उस ब्लेड को टच करने लगा तभी अचानक वो ब्लेड रिएक्ट करते हुए मास्टर जीवन को खुद से दूर कर देता है और वो गायब होते हुए वापस यूहो के सोल सी के अंदर चला गया, जो देखकर मास्टर जीवन हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या था। यूहो भी ये सब पहली बार देख रहा था और अब उसे सब कुछ समझ आ गया कि असल में ये गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड मेरी सोल के साथ फ्यूज हो चुका है और इस गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड की खुद की कॉन्शियसनेस है, यानी कि इसकी अपनी मर्जी है कि ये किसी को भी अपने ऑनर के तौर पर चूज कर सकता है। ये मेरे अलावा किसी और को खुद को टच नहीं करने देगा। जो सुनकर मास्टर जीवन भी यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि वाकई में यूहो तुम हेवन की तरफ से वो चुने हुए इंसान हो जो कि इस कॉन्टिनेंट पर बहुत बड़े-बड़े कारनामे सर अंजाम देगा। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। साथ ही साथ मास्टर जीवन यूहो से कहने लगे कि बेशक मैं ये नहीं जानता कि आखिर तुम्हारे पास ये कार्विंग डैगर और वो टेक्निक आई कहां से, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक इस दुनिया के लिए काफी सारा खास है। ये टेक्निक सोल गाइडेंस इंजीनियर के लिए बहुत ही सारा स्पेशल होगी, जिससे सोल गाइडेंस इंजीनियर्स का इतिहास बदल जाएगा। इस तरह की ब्लेड आर्ट टेक्निक ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यूहो प्लीज क्या तुम मुझे ये टेक्निक सिखाओगे? अगर तुमने ये टेक्निक मुझे सिखा दी तो मैं तुम्हें अपना मास्टर कहकर पुकारूंगा। मुझे ऐसा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर यूहो मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। यूहो जानता है कि मास्टर जीवन को सोल गाइडेंस टूल स्कार्फ पहनने का कितना बड़ा जुनून है और वो उन्हें मना नहीं करना चाहता था। वो यहाँ मास्टर जीवन के पास आते हुए कहता है कि आप हमेशा मेरी टीचर ही रहेंगे और मैं आपका डिसाइपल। जहाँ तक इस टेक्निक की बात है तो ये ब्लेड आर्ट टेक्निक अभी मुझे एक्सीडेंटली ही मिली थी। सच कहूँ तो अभी तक मैं इस टेक्निक को खुद भी पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाया। क्यों ना मैं इस टेक्निक को साथ ही साथ मास्टर करते हुए आपको और साथ ही साथ सेकंड ब्रदर केटाओ दोनों को सिखा दूं। ये सुनकर तो केटाओ भी सरप्राइज हो गया था, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम तीनों के पास ये टेक्निक आ गई तो इसकी वजह से हमारा टंग सेट काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मास्टर जीवन भी ये सुनकर काफी जरा खुश हो गए थे और वो यूहो को शाबाशी दे रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ टीचर तांगिया पर आ गया, जहाँ हम देखते हैं कि वो थोड़ी बहुत बेहतर फील कर रही थी, इसलिए वो टांग सेट में घूमने के लिए आ जाती है। जहाँ टांग सेट के सारे मेंबर्स तो उसे सेट मास्टर कहकर पुकार रहे थे। मिस तांगिया भी ये सुनकर मुस्कुराते उनसे कहती है कि ठीक है तुम लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकते हो। वो आज के दिन ये सब देखकर काफी जरा खुश थी, क्योंकि ये उसका ख्वाब था अपने टांग सेट को दोबारा से पैरों पर खड़ा करना, जो कि पूरा हो चुका है। टांग सेट एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो
हो चुका, बल्कि वो तेजी से तरक्की की रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। मिस तांगिया इस बात को लेकर काफी खुश थी। यहाँ पर लेबोरेटरी के पास से गुजरते उसे यूहो की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ देखने लगी, जहाँ पर वो देखती है कि यूहो इस ड्रैगन क्लाउड गैदरिंग डांस ब्लेड आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए ब्रदर कीटो को सिखा रहा था, लेकिन ब्रदर कीटो बार-बार फेल हो रहा है। जिस पर यूहो से समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, सेकंड ब्रदर हम लोग दोबारा कोशिश करेंगे। जो बोलते अचानक से इन दोनों की नजर वहाँ टीचर तांगिया पर भी पड़ गई थी। ये देखकर यूहो फौरन से तांगिया की तरफ आते हुए कहता है कि अब तुम पहले से बेहतर दिखाई दे रही हो और देखकर लगता है कि तुम्हारी मेमोरीज भी वापस लौट आई। इस पर तांगिया मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, मुझे सब कुछ वापस से याद आ गया। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो एक नजर मैंने अंदर की तरफ देख लिया। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तुम लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। जो बोलते हुए टीचर तांगिया वहाँ से रवाना हो जाती है। पीछे की तरफ ब्रदर कीटो यूहो से कह रहा था कि तांगिया की रिकवरी तो अच्छे से हो रही है, लेकिन यूहो ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि कोई बात यूहो को अभी भी परेशान कर रही है। इसके बाद हम लोगों को सनसेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर तांगिया अपने टांग सेट का नाम पढ़ रही थी और वो साथ ही साथ यूहो के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करती है, जहाँ उसने यूहो से कहा था कि क्या तुम हमारे टांग सेट को ज्वाइन करोगे। फिलहाल तो टांग सेट मशहूर नहीं, लेकिन एक दिन वो इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेट बनेगा। मुझे पूरे यकीन है कि अगर हम लोग अपनी कल्टीवेशन पर अच्छे से ध्यान दे तो एक न एक दिन हम लोग टांग सेट की फाउंडेशन को दोबारा से बनाकर उसे पैरों पर खड़ा कर देंगे। टीचर तांगिया जब ये सारी बातें याद करते हुए पीछे की तरफ पलट कर देखती है तो वहाँ पर मिस्टर बेबी खड़ा था, जो कि तांगिया को होश में देखकर काफी जरा इमोशनल होकर खुश होते उसका नाम लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों समंदर के किनारे यहाँ एक पत्थर पर बैठे हुए। तांगिया ने यहाँ मिस्टर बेबी के कंधे पर सर रखा हुआ था और ये दोनों ही डूबते हुए सूरज को एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर बेबी को तो अभी भी तांगिया की फिक्र हो रही थी। वो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तांगिया अब तुम कैसा फील कर रही हो। तांगिया उसे सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं ना अच्छा फील कर रही हूँ ना बुरा फील कर रही हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी लाइफ फोर्स काफी तेजी के साथ कम होती जा रही है। असल में तांगिया सब लोगों के सामने अच्छा दिखने की नाटक कर रही थी, हालांकि उसकी कंडीशन अभी भी खराब है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई और इन्होंने ये देख लिया था। जिस पर मिस्टर बेबी भी उदास होते हुए कहता है कि हम लोगों ने ब्लू सिल्वर एम्परर पर एक बहुत बड़ा इनाम रखा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कोई भी उस ओरिजिनल ब्लू सिल्वर एम्परर को हमारे पास नहीं ला पाया। लेकिन तांगिया फिक्र मत करो, मैं खुद जाकर अपनी पूरी जी जान लगाकर उस ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास को तुम्हारे लिए ले आऊंगा। मुझे चाहे जैसे मर्जी उसकी तलाश करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं देने वाला। तो सुनकर मिस तांगिया मिस्टर बेबी को टाइटली हग करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर मेरे पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं तो वो महीने मैं तुम्हारे साथ रहकर गुजारना चाहती हूँ। ये कुछ महीने मैं तुम्हारे साथ टांग सेट में गुजारना चाहती हूँ। टांग सेट पहले से काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है और ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सपना पूरा हो गया। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी और हमारे बाकी के दोस्तों की मेहनत की वजह से हो पाया। तो सुनकर मिस्टर बेबी काफी इमोशनल हो गया था। मिस तांगिया भी इमोशनल हो गई थी, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। साथ ही साथ वो कह रही थी कि बस मेरी यही ख्वाहिश है कि काश मेरे पास थोड़ा और समय होता तुम्हारे साथ गुजारने के लिए, अपने टांग सेट के लिए कुछ न कुछ करने के लिए। ये सब बोलते बोलते हम देखते हैं कि मिस तांगिया बीच में बेहोश हो गई, जो देखकर मिस्टर बेबी उसका नाम चिल्लाता है और वो उसे उठने के लिए बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें मिस तांगिया के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ यूहो मिस तांगिया की वाइटल्स को चेक कर रहा था और वो मिस्टर बेबी को बताता है कि मिस तांगिया बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उसकी दिल की धड़कनें भी स्लो हो चुकी है। इसके बाद बाहर हम देखते हैं कि ये चारों इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे, जहाँ जू सेंशी कहता है कि एकेडमी की तरफ से अभी भी ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर की कोई भी खबर नहीं मिली। ये सुनकर मिस्टर बेबी से और ज्यादा रहा नहीं जाता। वो कहता है कि मैं खुद ग्रे स्टार ऑफ फॉरेस्ट जाने वाला हूँ और अब मैं किसी भी हाल में उस ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास को ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। मैं इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। ये सुनकर यूहो से रोकते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, इस तरह से पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। तांगिया की जान इस वक्त फिलहाल खतरे में नहीं है। बेशक वो इस वक्त कोमा में तो चली गई, लेकिन ये सिर्फ कमजोरी की वजह से उसकी बॉडी का सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ताकि वो उसकी लाइफ फोर्स को बचा सके। मिस्टर बेबी यूहो की ये सारी बातें सुनकर यूहो से सवाल करते हुए पूछता है, तो यूहो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे तांगिया को बचाया जा सके। दूसरी तरफ जू सेंशी भी कह रहा था, वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास को ढूंढने के लिए। यूहो इन दोनों की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि पहले ये बताना मुश्किल था कि मैं मिस तांगिया की लाइफ फोर्स को इंक्रीज करके उसकी लाइफ को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अब मुझे एक रास्ता मिल चुका है। जो सुनकर मिस्टर बेबी सवाल करते हुए पूछता है कि कैसा रास्ता, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि उसके लिए पहले मुझे मास्टर जुआन के साथ अपने लेवल 9 के सोल गाइडेंस फर्नेस को कंप्लीट करना होगा, फिर मैं तुम लोगों को बता दूंगा। जो बोलते यूहो फौरन मास्टर जीवन और कीटाओ के साथ यहाँ काम पर लग जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग क्रिस्टल्स को बनाते हुए फॉर्मेशन को अरे को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। कई बार फेल भी हुए, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और लगातार कोशिश करते रहे, जहाँ कई बार की कोशिशों के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि लोगों ने लेवल 9 के सोल गाइडेंस फर्नेस को कंप्लीट कर लिया था। अब चूंकि लेवल 9 का सोल गाइडेंस फर्नेस कंप्लीट हो चुका है, इस बात की इन्हें खुशी थी, पर इन लोगों ने आज से पहले कभी भी पिल्स रिफाइन नहीं किए थे। ये प्रोसेस भी इतना आसान नहीं। यहाँ पर कई तरह की कीमती
हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेशल पिल रिफाइन करना शुरू कर चुका था, जो करते करते उसे नेक्स्ट सुबह हो जाती है। मगर अगले सुबह हम देखते हैं कि यूहो इसमें नाकामयाब हो गया। फर्नेस ने ब्लास्ट कर दिया था, चारों तरफ लेबोरेटरी में धुआं फैल जाता है, यानी कि इनकी मेडिकल पिल रिफाइनिंग फेल हो चुकी थी। जिस पर मास्टर जीवन जवाब देते हुए कहता है कि शायद उन मेडिकल हर्ब्स की मेडिकल पोटेंसी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और हर्ब्स के अंदर से हेवन एंड अर्थ की एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज हुई कि वो हमारे अल्केमी फर्नेस की कैपेसिटी को पार कर गई और इसी वजह से ये प्रोसेस फेल हो गया। हम लोगों को थोड़ी बहुत चेंजेस करके दोबारा से कोशिश करनी होगी, जो ये लोग फर्नेस से शुरू कर देते। इसी तरह करते करते सेकंड कोशिश में भी इन लोगों को 2 दिन गुजर गए और 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि पहली बार इन लोगों का सोल गाइडेंस फर्नेस इनकी चाहिए हुई मेडिकल पिल को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर तो ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इन्होंने यहाँ की बारी में 7 पिल्स को रिफाइन किया था, जिन्हें क्यानकुन जाहुआ पिल्स कहा जाता है। इन्होंने जैसे इस क्यानकुन जाहुआ पिल को रिफाइन किया, वो इसे लेकर फर्स्ट से मिस्टर बीबी के पास आ जाता है। मिस्टर बीबी को इस पिल से उम्मीद मिल चुकी थी। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस पिल को उठाते हुए मिस तांग्या की मुख के पास लाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस पिल की लाइफ फोर्स निकलते हुए मिस तांग्या की बॉडी के अंदर इंटर कर रही थी। इस पिल को खाए बगैर ही हम देखते हैं कि मिस तांग्या का मुंह जो कि पहले सफेद हो चुका था, वो धीरे धीरे करके वापस से रेड होने लगा। उसके दिल की धड़कनें बहाल हो चुकी थी। ये देखकर उसके दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर बीबी भी ये देखकर मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होस्ट क्यानकुन जाहुआ पिल को वापस से बॉक्स में रखते हुए मिस्टर बीबी को बताता है ये क्यानकुन जाहुआ पिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे इस तरीके से डायरेक्टली बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको अगले 3 दिन तक लगातार इस मेडिकल पिल को मिस तांग्या को सुंघाते रहना होगा, जिसकी वजह से इसकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे से मिस तांग्या की बॉडी के अंदर इंटर करेगी और वो थोड़ी बहुत रिकवर कर लेगी। जब मिस तांग्या की बॉडी में थोड़ी बहुत लाइफ फोर्स आ जाए, उसके बाद आपको इस पिल के 7 टुकड़े करने होंगे, जिनमें से हर एक टुकड़ा आपको हर 10 दिन में एक बार पानी के अंदर मिलाकर मिस तांग्या को पिलाना होगा। ये प्रोसेस कुछ महीनों तक चलता रहेगा, लेकिन इस क्यानकुन जाहुआ पिल की वजह से मिस तांग्या की बॉडी में इतनी लाइफ फोर्स आ जाएगी कि उसकी जिंदगी 3 साल तक और ज्यादा बढ़ जाएगी और 3 साल तक उसे कुछ नहीं होगा, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास को ढूंढने के लिए वैसे भी लोगों को समय चाहिए था। मिस्टर बीबी बाहर आने के बाद यूहो से कहता है कि यूहो, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं और ये हमारा फर्ज है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। साथ ही साथ वो बताता है कि मैंने इस तरह की टोटल 7 क्यानकुन जाहुआ पिल्स बनाई है, जिसमें से एक पिल मैंने मास्टर जुआन को दे दिया, क्योंकि वो अपने लेवल 98 के बॉटल नेक पर फंस चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके लेवल 99 के अल्टीमेट डोलू बन जाए, जिसमें ये पिल उनकी मदद करेगी। जबकि एक पिल मैंने अपने टंग सेट के वाटर स्टोरेज में मिला दी है, जिससे टंग सेट के सारे मेंबर्स को ही फायदा होगा। पीछे बची अब 4 पिल्स, जो कि हम अपनी कल्चरेशन के हिसाब से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि हम लोग भी अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ 4 कप में इन 4 पिल्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके डाल दिया गया था। ये सबके कल्चरेशन लेवल और प्रोग्रेस पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि सब लोगों ने वो पानी पी लिया, जिससे अब टंग सेट के ये 11 मेंबर्स पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सन मून एम्पायर पर आ जाता है, जहाँ पर हमने सोनिज को देख पा रहे थे और उसे एक औरत बता रही थी कि स्टारलुआ एम्पायर ने अपने बॉर्डर्स की डिफेंस को दोबारा से स्टेबलाइज कर लिया। डिफेंसेस का सारा काम मार्शल व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ही करवा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ अगर टियानहुन एम्पायर की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों ने जितने भी एरियाज पर कब्जा किया था, वहाँ पर कई सारे रेबल फोर्सेस बने थे। हम लोगों ने उन सारे के सारे रेबल फोर्सेस को धीरे धीरे करके सप्रेस कर दिया। ये सारी रिपोर्ट सुनने के बाद में सोनिज जो सोरस से कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि मिस सोनिज प्रेग्नेंट थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ ही महीनों में उसका बेबी होने वाला है, लेकिन वो अभी भी वाइन पी रही थी। जिस पर उनकी सर्वेंट कहती है कि यूर मैजेस्टी, मुझे नहीं लगता कि आपको ये भी पीना चाहिए। पर मिस सोनिज उसकी बात नहीं मानती, बल्कि उल्टा वो कहती है कि फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। ये सब बोलते हुए मिस सोनिज यहाँ पर यूहो को याद कर रही थी और वो कह रही थी कि हमें एक दूसरे से टियानहुन एम्पायर में आखिरी बार मिले 6 महीने हो गए। आखिर इस वक्त यूहो तुम क्या कर रहे होंगे? असल में मिस सोनिज के पास जो बचा है वो यूहो का ही है। इसी वजह से वो यूहो के बारे में सोच रही थी और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।